नमस्कार दोस्तों। हर इंसान को उसके कर्म का फल जरूर मिलता है। कर्म हमारी काया है तो उसका फल हमारी परछाई है। दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म से भाग्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन भाग्य से कर्म का नहीं। हमारी आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, जो आपके जीवन में अहम भूमिका निभा सकती है। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो पुत्र थे। उनमें से एक बेटे का नाम संजय था और दूसरे बेटे का नाम विजय था। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बहुत ही अच्छे से और सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। सभी आराम और चैन पूर्वक रह रहे थे। एक दिन की बात है कि वह बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में बड़ी सहमति के साथ मिलजुल कर रहना और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ असरफियां इकट्ठा की थी, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में जो आम का पेड़ है उसी के नीचे जमीन में दबाकर रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। वे दोनों कहने लगे कि हाँ पिताजी, हम वादा करते हैं। जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इतना कहते ही बूढ़े किसान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। थोड़े समय के बाद ही उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बड़े भाई संजय को अपने पिताजी के मरने का जरा सा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ असरफियां ही घूम रही थी। उस रात संजय को नींद ही नहीं आ रही थी। वह बार बार करवटें बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठकर बैठ गया और विचार करने लगा। अपने मन में सोचने लगा कि विजय के उठने से पहले ही मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यही सोच करके उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े उसी पेड़ के पास जाकर पहुंच गया, जहां पर उसके पिताजी ने असरफियों को जमीन में गाड़ कर रखा था। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोदकर वहां से असरफियों को बाहर निकाल लिया। असरफियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। कहने लगा, वाह, इतनी सारी असरफियां! अब लगता है मुझे जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। उसने तुरंत ही वह सारी असरफियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिया और फिर आराम से अपने घर में पहुंचकर अपने उसी स्थान पर जाकर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई विजय अपने बड़े भाई संजय को जोर जोर से आवाज लगाकर उठा रहा था। कह रहा था, बड़े भैया, जल्दी उठो, गजब हो गया। हमारे घर के पिछवाड़े में जो आम का पेड़ है उसके नीचे जमीन खुदी हुई है। भैया, वहां से सारी असरफियां गायब हैं। मुझे लगता है कोई चोर हमारी सारी असरफियों को चोरी करके भाग गया है। संजय कहने लगा, क्या बोल रहा है मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो सच में ही वहां की जमीन खुदी हुई पड़ी थी। छोटे भाई विजय ने कहा कि अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले थाने में जाकर सूचना देनी चाहिए। संजय कहने लगा, ठहरो विजय, जाने की कोई जरूरत नहीं है। विजय कहने लगा, लेकिन क्यों भैया? संजय ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने दबी हुई असरफियों को बाहर निकाला है। विजय चौंक गया और पूछने लगा कि भैया, क्या आप जानते हो कि वह कौन है? संजय कहने लगा कि तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वह चोर तुम ही हो। यह सुनकर विजय कहने लगा, भैया, ये आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया,
मैं और चोरी? नहीं भैया, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। संजय कहने लगा, फालतू बात मत करो। तुम्हारे और मेरे अलावा इन असरफियों के बारे में तो दूसरा कोई व्यक्ति जानता ही नहीं था, तो इसलिए यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी असरफियां हड़पना चाहते हो। विजय ने यह सब सुनकर कहा कि भैया आप ऐसा मत कहो। भैया, मैं सच कहता हूँ कि मैंने कोई असरफियां नहीं चुराई है, मैं कुछ नहीं जानता। संजय ने कहा कि तुम मुझे वो असरफियां लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। विजय उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर ही क्या इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। विजय दुखी मन से तुरंत ही वहां से निकल पड़ा। वह सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जबकि घर पर बैठा संजय बड़े आराम से यही विचार कर रहा था कि वाह, कितनी आसानी से यह कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी असरफियां मेरी होंगी, केवल मेरी। मेरे अलावा और किसी को इसमें बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वहाँ जो उसका छोटा भाई था विजय, वह बड़े ही दुखी मन से वहाँ से चला ही जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार आया कि कहीं भैया ने सारा धन हटाने के लिए कोई चाल तो नहीं चली है। वह अपने विचार में खोया हुआ लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वहाँ एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाकर बैठ गया। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उलझन में पड़ा विजय सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाजें आई। ये 2000 तुम्हारे और ये 2000 मेरे। वह सोचने लगा कि ये कैसी आवाजें हैं। सच्चाई जानने के लिए विजय नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 2 आदमी वहां पर बैठे थे, जो बैठे हुए बातें कर रहे थे। दोनों आपस में किसी तरह का धन का बंटवारा कर रहे थे। विजय को यह समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि ये दोनों चोर हैं और ये दोनों चोरी का माल आपस में बंटवारा कर रहे हैं। तभी अचानक से विजय का पैर फिसल गया और वह उन चोरों के बीच में जाकर धड़ाम से गिर पड़ा। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वे डर के मारे थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे और कहने लगे कि भागो भागो भाई, यहाँ लगता है राजा का कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही है जो हम सभी लोगों का पीछा कर रहा था। भागो। चोर कहने लगा कि हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल जो भी चोरी करके लाए थे, डर के मारे वह सब छोड़कर वहां से भाग गए। जब विजय की नज़र उन असरफियों पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि ये स्वर्ण मुद्राएं तो चोरी की हैं, इन्हें साथ में ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इन्हें यहीं पर गाड़ देता हूँ और जरूरत पड़ने पर मैं इनको ले जाऊंगा। यही विचार करके विजय ने वह सारी मुद्राएं वहीं पर पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात भर वहीं पर रहा। सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक जंगल से गुजरा। तभी कुछ लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे कहने लगा कि खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकाल कर हमको दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। विजय लुटेरों की बात सुनकर कहने लगा कि भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूँ और मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, ये झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब विजय के पास वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो भी यह हमारे काम आएगा। इसे अपने अड्डे पर ले चलो, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही विजय के होश उड़ गए। सोचने लगा कि एक तरफ तो मैं मुसीबत का मारा हूँ और यहाँ आकर इन डाकुओं के चंगुल में पड़ गया हूँ।
उसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। विजय को डाकू उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते विजय को एक उपाय सूझ गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता देता हूँ। इतना सुनकर वह जो लुटेरों का सरदार था कहने लगा, 4000 स्वर्ण मुद्राएं? यदि तुम वास्तव में सच कहते हो तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। जल्दी से हमें उन स्वर्ण मुद्राओं का पता बताओ। विजय कहने लगा कि देखो भाई, अभी तो शाम होने वाली है, इस समय वहां पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां पर लेकर चलूंगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की बिल्कुल मत करना, वरना तुम जानते ही हो कि हम इसका क्या परिणाम देंगे। तुम्हारे साथ जो भी होगा वह तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए सोच समझकर मुझसे कोई बात करना। विजय बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह होती है। विजय उन चोरों को उसी जगह पर लेकर पहुंच जाता है जहां पर उसने वह सोने की स्वर्ण मुद्राएं जमीन पर दबा दी थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वे स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने थी। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वह सभी लोग जो सरदार के आदमी थे वे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। स्वर्ण मुद्राओं को अपनी थैली में भरकर वे अपने अड्डे की ओर चल पड़ते हैं, परंतु विजय के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह विचार कर रहा था कि ये स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो समझो मेरे काम ही आई, लेकिन मैं जल्दी ही इनकी मौत का कारण बनूंगा। इस घटना के बाद विजय उन लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों का सरदार का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय के बाद विजय ने उन लुटेरों के सरदार से कहा कि सरदार जी, मैं एक सप्ताह के लिए अपने घर को जाना चाहता हूँ। यदि आपकी इजाज़त मिल जाए तो मैं अपनी बूढ़ी माँ को, जो इस समय बहुत बीमार है, एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो विजय की योजनाओं से बिल्कुल भी अनभिज्ञ था, पूरी तरह से अनजान था, वह विजय को अपना सबसे विश्वास पात्र और योग्य आदमी मानता था। वह जानता था कि विजय उसका सबसे भरोसे का आदमी है। वह कभी भी उसके साथ किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं कर सकता। उस डाकू ने जब विजय की बात सुनी तो उसने विजय को एक सप्ताह के लिए अपने घर जाने की इजाज़त दे दी। विजय अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने की बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले से ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके आतंक से परेशान है। मंत्री जी महाराज की बात को सुनकर के कहने लगे कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज। वह आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएगा और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और कहने लगा कि महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जगीरा के बारे में मिलना चाहता है। वह कहता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसकी बात को सुनकर महाराज कहने लगे कि अच्छा, उसे तुरंत यहाँ पर लेकर चले आओ। कुछ समय के बाद वह हवलदार विजय को राजा के सामने लेकर पहुंच गया। विजय राजा से कहने लगा कि महाराज को मेरा प्रणाम, मेरा नाम विजय है। राजा कहने लगा, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में तुम्हें जो कुछ भी जानकारी है वह सब कुछ मुझे बता दो। विजय कहने लगा कि महाराज, मुझे क्षमा करो, मैं आपसे एकांत में इस बारे में बात करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा कि दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं, यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं। जो कहना चाहते हो तुम सबके सामने ही कहो। राजा कहने लगा, ठहरिए महामंत्री जी, यदि ये हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग यहाँ से चले जाइए, मुझको बिल्कुल एकांत छोड़ दीजिए।
विजय ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कहकर सुना दिया और आगे कहने लगा कि महाराज, इस तरह से मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूँ। पूरी घटना के बारे में उस आदमी ने महाराज को बता दिया और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। विजय ने महाराज से कहा, अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। उसकी बात को सुनकर राजा कहने लगा, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उस भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वह मुझसे तुम बेझिझक होकर कह सकते हो। मैं करने को तैयार हूँ, कहो क्या करना होगा। विजय कहने लगा, महाराज, परसों रात को आप कम से कम हमारे साथ 1000 सिपाहियों को भेज दीजिएगा। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा जहां पर वो सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा कहने लगा, बिल्कुल ठीक है नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। मैं इसे मानने के लिए तैयार हूँ। तय रहा कि हम परसों रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेज देंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। उसके 2 दिन के बाद विजय अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश कर दिया गया। वहां पर विजय को देखकर डाकुओं का सरदार था, वह मन ही मन सोचने लगा, ओह कितना बड़ा धोखा हो गया। मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस विजय ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्री से विचार विमर्श करके राजा ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं क्योंकि इन्होंने किसी के साथ भी कोई रियायत नहीं की है, इसलिए इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगली अमावस के दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। उसके बाद जो वह राजा था उसने कहा कि विजय, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। विजय यह सुनकर कहता है, आपको धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के योग्य समझा। उधर दूसरी तरफ विजय का बड़ा भाई संजय अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कर्मों में बर्बाद कर रहा था, क्योंकि वह उसकी खुद की कमाई नहीं थी और वह बेईमानी करके उस धन को प्राप्त किया था। उसने उसे जुआ खेलने में लगा दिया और वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए भी अन्न तक नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं दे पा रहा था। इसलिए उसने यह निश्चय किया कि इस गांव में भूखों मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इस तरह से विचार करके वह अपने घर से निकल पड़ा। चलता चलता उसी राज्य में जा पहुंचा जहां पर उसका भाई विजय सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो, तुम्हें भला कोई क्या काम देगा? इसलिए मुझे माफ करना भाई और यहाँ से चले जाओ। संजय सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ पर कोई काम मिलने वाला नहीं है। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का बनना ही पड़ेगा। तभी उसकी नज़र सेठ के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि यहाँ स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली है। उसने वहाँ से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहाँ से भाग निकला और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिल पाया। वो तो बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया और वह वहाँ से रफू चक्कर हो गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन वे लोग संजय को ढूंढ नहीं पाए और मायूस होकर वे लोग वापस अपनी जगह पर लौट आए। उधर सेनापति बन चुका विजय
अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन की बात है, महाराज ने विजय को बुलाया और कहा, विजय, तुम एक बहुत ही बहादुर, ईमानदार और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ तुम विवाह कर लो। कहो, इस पर तुम क्या चाहते हो? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। विजय ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त को देखकर राजा की बेटी और विजय का विवाह कर दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे और महाराज ने विजय से कहा कि बेटा विजय, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की जो बागडोर है वह तुम संभालो। अगले ही दिन विजय का राज तिलक कर दिया गया। महाराज तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। इस तरह से कुछ महीने व्यतीत हो जाते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या विजय के सामने आई वह थी संजय की चोरी की, जो उसी का सगा भाई संजय था और वह अब तक के नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन वे उसे न पकड़ सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ की खोखर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की जरूरत न पड़े। एक बार में इतना माल उड़ा लिया जाए कि भविष्य में दोबारा चोरी नहीं करनी पड़े। अगर मैं एक बार राजा के खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूखों मरने की नौबत नहीं आएगी और न ही कभी मुझे चोरी करने की जरूरत पड़ेगी और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की जिंदगी को बड़े आराम से गुजार सकता हूँ। अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से संजय महल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में विचार करते हुए सोच सोचकर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय राजा राजमहल की छत पर घूम रहे थे। जैसे ही संजय ने रस्सी के सहारे छत पर चढ़ने की कोशिश की, वहां पर मौजूद राजा विजय ने उसे देख लिया। राजा विजय ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पल में राजा के जितने सिपाही थे वे सभी वहां पर जा पहुंचे। राजा ने सैनिकों से कहा कि सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। संजय ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन किसी तरह से भागने में वह सफल नहीं हो सका और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। विजय उसे देखकर कहने लगा, तुम तो संजय हो, मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर। मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों, इसे ले जाओ और कारागार में डाल दो। सुबह ही हम दरबार में जब बैठेंगे तब इसकी सुनवाई करेंगे कि इसके साथ हमें क्या करना है। राजा की आज्ञा पाते ही संजय को कारागार में डाल दिया गया। अब वह मन ही मन अपने किए पर पश्चाताप कर रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नियत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में धकेल दिया कि जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। जबकि विजय, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, आज अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से वह इस राज्य का राजा बन गया है और मैंने उसके साथ बेईमानी की तो मेरी दुर्गति हो गई और मैं जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर आज उसी के सामने, उसी के बंदी गृह में पड़ा हुआ हूँ। इधर विजय की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाट न सौंपा होता तो कितना खुश होता। अपने भाई को अपने ही हाथों से मुझे सजा नहीं देनी पड़ती। अगले दिन जब राज दरबार में चोर संजय को पेश किया जाता है, महाराज ने उससे कहा कि संजय, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के सारे इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या अब भी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? संजय ने कहा कि बस इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज, कि मुझ जैसे नीच
और शैतान आदमी को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दीजिए कि भविष्य में चाह कर भी कोई चोरी न कर सके और किसी के साथ कोई बेईमानी न कर सके। विजय ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए और उसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। विजय का यह इंसाफ देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री सभी उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर संजय का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था तभी उसके सामने राजा विजय पहुंच गए। विजय को देखकर संजय बोला, महाराज, आप कैसे यहाँ पर आ गए? काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने के बजाय मुझे मौत की सजा दे दी होती तो बड़ा अच्छा होता। यदि आप ऐसा करते तो कितना अच्छा होता। आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। मैं इस दुनिया में क्या करूँगा? विजय ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब मैं आपके सामने राजा विजय नहीं बल्कि आपका छोटा भाई विजय खड़ा हूँ। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा देकर अपने राज्य का धर्म का पालन किया और अब एक भाई अपने भाई से अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया हूँ। संजय ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। विजय ने कहा, भैया, मैं जानता हूँ एक हाथ और एक पैर कट जाने की वजह से आप कभी भी कोई काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे और इसके लिए मैं आपको कुछ धन देकर जाऊंगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें आप ले जाइए, जो कि मेरी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे विश्वास है कि इस मेहनत के धन के साथ आप किसी दूसरे देश की सीमा में अपना जीवन बड़े आराम से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भैया, आप इनकार मत कीजिएगा, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनकर संजय कहने लगा, तुम कितने महान हो विजय। ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह खुश रखे, प्रसन्न रखे। फिर दोनों आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बड़े भारी मन से विदा करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर इस तरह से वापस चले गए और उसके बाद उस देश में संजय को दोबारा किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा और राजा विजय अपनी प्रजा का पालन करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा कि बड़े भाई ने बेईमानी करके सारा धन तो हड़प लिया, लेकिन उस धन का सही उपयोग नहीं कर पाया और इतना बेइज्जत हुआ कि भिखारियों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया। वहीं छोटे भाई ने ईमानदारी और परिश्रम को ही अपना लक्ष्य मानकर अच्छे कर्म किया तो खाली हाथ घर से निकाल दिए जाने के बावजूद भी राजा की पदवी प्राप्त कर लिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य कर्म करके अपने भाग्य को भी बदल सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अपने अनमोल विचार कर्म के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।